और इलीगल कितने भी हो सकते हैं, कि पीछे तो 1000 तो पहले के बच्चे में पिछली वैकेंसी की आराम से। नमस्कार प्यारे बच्चों, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आप सभी लोगों का स्वागत है हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग लैब टेक्नीशियन वैकेंसी जो कि एनएचएम में आई हुई है, जो कि वैकेंसी एमपी ग्रुप 5 में आई हुई है। जैसे अगर 70 नंबर का पेपर होता है तो 68 क्वेश्चन हमारे, 75 का होता है तो 73 हमारे, 2 क्वेश्चन अप डाउन मान लो, लेकिन 100% आप लोगों का रिजल्ट मायने रखेगा और आप लोगों का रिजल्ट आएगा। क्योंकि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं 100% कह सकता हूँ कि आप अच्छा करेंगे। जितने भी बच्चे हैं फटाफट से मुझे बता दें कि आप लोगों को सही ढंग से सुनाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, प्लीज फटाफट से बता दें। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मुझे बता देंगे फटाफट से। आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? एक बार फटाफट से कमेंट कर देंगे, वॉइस क्लियर आ रही है अपने को? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम फटाफट चल रहे हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चन नंबर 1 पर फटाफट से, जितने भी बिल्कुल वॉइस क्लियर है। चलिए वॉइस क्लियर है आप लोगों को एकदम ओके? चलो जी फटाफट चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए बेटा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैं एल के शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से हेलिक्स पैरामेडिक क्लासेस में। नाम आप लोग मेरा अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बेटा जान जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर बेस्ट कंटेंट कोई दे रहा है तो हेलिक्स दे रहा है। और माय नेम इज एलके, मैं हमेशा आप लोगों के साथ में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ में हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है फटाफट देखेंगे एक बार। क्वेश्चन कह रहा है ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। राइट, क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथ साथ कि ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। हिंदी में बात करते हैं, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपकुला ऊतक। दूसरा ऑप्शन है नर्वस टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। तीसरा ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू, जिसका हिंदी में बोलते हैं मांसपेशी ऊतक। और चौथा ऑप्शन कनेक्टिव टिश्यू, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। अब मेरी बात सुनो बेटा, क्वेश्चन है कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है। आज बारिश में से बहुत कम बच्चे आ पाए, जयपुर में बहुत अच्छी खासी बारिश है और कल भी रहेगी, ओले गिरने की संभावना है, तो आप लोग अपना बीच बचाव रखिएगा। थोड़ा सा मौसम खराब है, लेकिन जितने भी कम बच्चे हैं ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन तो पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखना ना। तो कुल मिला के ये कि ब्लड कौन सा टिश्यू है, किस टाइप का टिश्यू है। पहली बात तो ये कि क्या ब्लड टिश्यू है? बिल्कुल है। टिश्यू क्या बोलते थे हम लोग? सेल्स का जो ग्रुप हुआ करता था ना, वो क्या कहलाता? टिश्यू कहलाता। बोलो हाँ या ना, हाँ ना बोलो। अब भाई साहब आप जब ब्लड लेते हो ना, तो ब्लड के अंदर सीधी सी बात है बहुत सारी प्रकार की सेल्स होती है। कौन कौन सी होती है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो सेल्स का ग्रुप भी तो है, बोलो हाँ या ना। तो सेल्स का ग्रुप है तो सीधी सी बात है ब्लड एक टिश्यू तो है। क्लियर है कि नहीं है बात? ठीक है, तो ब्लड टिश्यू, तो क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है। तो ब्लड में बहुत सारी तरह की सेल्स है, तो सेल्स का ग्रुप है, यानी कि ब्लड एक टिश्यू तो है। क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात हमने बोली किस प्रकार का टिश्यू है, आई बात करते हैं। देखो साहब, अब हम बात करते हैं पहला ऑप्शन, उपकला ऊतक क्या करता है? हमारी लाइनिंग या आस्तरण बनाने का काम करता है, लाइनिंग का या आस्तरण का काम करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें स्किन है, तो स्किन पर लाइनिंग है, आस्तरण है, मतलब स्किन पर, त्वचा पर क्या मिलेगा आपको? एपिथेलियल या उपकला ऊतक मिलेगा। या फिर अपने अंदर के कोई ऑर्गन है, स्टमक है या कोई आंत है, उनके अंदर जैसे आंत होती है, अपनी आंत है, तो यहाँ पर देखो अंदर की लाइनिंग, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? उपकुला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। तो सीधी सी बात है ब्लड ऐसा नहीं है, ब्लड किसी लाइनिंग पे नहीं मिलता, तो सीधी सी बात है उपकुला ऊतक नहीं है ब्लड। ऑप्शन नंबर 1 अपना गलत।
ये आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? नर्वस टिश्यू का मतलब होता है ऐसा टिश्यू जो कि संवेदना लेके जाता है। संवेदना ले जाने वाला काम किसका है? आपके नर्वस टिश्यू का। इंपल्स ले जाने वाला काम, संवेदना या इंपल्स ले जाने का जो काम है वो किसका है? नर्वस टिश्यू का। तो ये भी नहीं हो सकता, हमारे रक्त का काम संवेदना ले जाना नहीं है। तो क्या ये ऑप्शन भी आंसर गलत है क्या? मस्कुलर टिश्यू होता है मसल्स, मास। क्या ब्लड मास होता है क्या? नहीं, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करे। भाई साहब अगर आप किसी सिर फोड़ेगा ना तब भी ब्लड निकलेगा, पैर फोड़ोगे तब भी ब्लड निकलेगा, यानी पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। इसलिए ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो आंसर क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू, या हिंदी में बात करो तो संयोजी ऊतक। तो क्वेश्चन ऐसे तो आ ही रहा है, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि हमारी बॉडी में पाए जाने वाला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? द्रव्य संयोजी ऊतक कौन सा है? ब्लड। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा? अपना बॉडी का ब्लड, क्योंकि फ्लूइड है और पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। बोलो हाँ या ना बोलो। तो इस तरह से आप लोगों को अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे क्वेश्चन को समझना है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर अगले पे अपन चले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो साहब, नॉर्मल एमसीएच। देखो बेटा जी, एमसीएच का पूरा नाम आप लोगों से कई बार पूछा गया है। पहली बार एमसीएच का पूरा नाम भी क्वेश्चन आ सकता है कि एमसीएच का पूरा नाम क्या है? मीन सेल हीमोग्लोबिन या मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन, दो नाम है। एमसीएच के दो नाम है, मीन सेल हीमोग्लोबिन और दूसरा मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन। मीन मतलब जहां भी आ जाए बात कर रहा है औसत का। किसकी बात कर रहे हैं? औसत। तुमने पढ़ा होगा अगर 10वीं क्लास में, मीन, मोड, मीडियम, वर्ग, माध्य, मूल, वेग, ये सब है ना। औसत, औसत की जो बात है ना, तो औसत की बात करते हैं कि हमारा जो आरबीसी है, समझना, उस आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। बोलो हाँ या ना। अब बेटा सुनो, अगर ये हीमोग्लोबिन अपना नॉर्मल रेंज में है, सुनना मेरी बात, अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में तो वो क्या है? नॉर्मल वाली कंडीशन में। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाए, समझ रहे हो, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या होता है? आपका एमसीएच भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। माने कि मीन सेल हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। हमारी बॉडी में अगर यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ जाना है तो कौन लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन आरबीसी का लेके जाएगा। अब आपका हीमोग्लोबिन कम है यानी कि एमसीएच कम है, और एमसीएच कम है तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो क्या उसे हम एनीमिया बोलेंगे क्या? बोलो हाँ या ना। अब अगर हीमोग्लोबिन की कमी से जो एनीमिया होगा, इसका नाम क्या होगा बच्चा? इसका नाम होगा हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्या होगा? हाइपोक्रोमिक एनीमिया। समझ में आ रही बात? क्या बोलेंगे इसको अपन? हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। अगली बात, अगर ये एचबी का लेवल ज्यादा हो जाए तो भी कंडीशन में क्या होता है? एमसीएच का लेवल बढ़ जाता है। एमसीएच कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही कंडीशन में क्या आती है बच्चों? दिक्कतें आती है। समझ में आ रही है बात? अब मेरी बात सुनो। अब कहानी ये नहीं है, कहानी क्या है वो सुनो। क्वेश्चन ये पूछा है कि साहब एमसीएच मतलब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता कितना है? याद करने की जरूरत है। समझ में आ रही बात? कितना होता है? मैंने आप लोगों को बता रखा था कि इसका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, जिसको रेंज होती है, वो होती है 27 से 32 पिकोग्राम। ठीक है, बहुत जगह लिखा हुआ है 27 से 32 पिकोग्राम। एमसीएच की नॉर्मल रेंज कितनी है? वापस देखो, तीन है, एमसीएच, एमसीवी, एमसीएससी। हेलिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह रहा हूं, एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा। एक क्वेश्चन यहां से, अगर 70 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी से गारंटीड आएगा। आप पेपर उठा लेना और यूट्यूब में कमेंट कर देना, पक्का आएगा, मतलब आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो 27 से 32 है, तो अपना कौन सा मामला फिट हो रहा है? क्या 17 से 23 फिट हो रहा है क्या? नहीं। क्या 29 से 32 में हो रहा है क्या? बिल्कुल साफ हो रहा है। क्या 23 से 32 में हो रहा है? नहीं। अब बहुत सारी किताबें गलत भी कर सकती है, 29 को 23 से 32 कर सकती है, लेकिन ये आंसर गलत है। आपको जो आंसर जाएगा कौन जाएगा? 29 से 32 जाएगा। बहुत सारी बुक्स गलत बता सकती है, लेकिन अपन गूगल भी देखेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी बुक्स भी देखेंगे, वो कहती है कितना आंसर? 27 से 32। तो आपका जो होना चाहिए आंसर कितना होना चाहिए? 27 से 32 पिकोग्राम के बीच में होना चाहिए। तो अपना आंसर क्या होता है बच्चों? अपना आंसर होता है, आंसर बी अपना राइट आंसर होता है। और इस राइट आंसर से हम लोग सीधा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एमसीएच की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 27 से
32 पिकोग्राम। राइट, बहुत बढ़िया। आगे की ओर चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कदम देखो जी, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो जी, हमारी बॉडी के अंदर मैंने पहले भी बताया था, शायद आपको ध्यान नहीं, तो ऐसे एक बोन होती है, बोन होती है, बोलो हाँ है ना। बोन के अंदर जो किनारा होता है, उस किनारे में कुछ छिद्र होते हैं बेटा, क्या होते हैं, छिद्र। और इन छिद्रों में बच्चा एक रेड कलर की चीज भरी होती है, इन्हें हम बोलते हैं रेड बोन मेरो। क्या बोलते हैं, रेड बोन मेरो। ये जो देख रहे हो आप, ये क्या होता है, रेड बोन मेरो, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लाल अस्थि मज्जा बोलते हैं। और इस लाल ने बहुत बड़ा काम कर रखा है, मेरे लाल पीले काले सब होंगे यहाँ पे। पीला अस्थि मज्जा भी होता है और लाल अस्थि मज्जा भी होता है, लेकिन जो लाल अस्थि मज्जा होता है वो क्या बनाता है, वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है। कोई आपसे पूछे कि साहब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन कोई करेगा, तो कौन करेगा, हमारा लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मेरो करेगा। अब क्वेश्चन क्या होता है कि रेड बोन मेरो का एस्पिरेशन करना है, मतलब बोन मेरो एस्पिरेशन। भाई अगर कभी हमारे पास आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नहीं बन रहे हैं, हम बहुत खाना अच्छा खा पी रहे, सब कुछ बढ़िया, डाइट भी बढ़िया, एक्सरसाइज करें, लेकिन यहाँ पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नहीं बन रहे, तो हमको क्या चाहिए होगा, इस बोन मेरो को एस्पिरेट करके देखना पड़ेगा कि कहीं यहाँ तो कमी नहीं है, बोलो है ना। इसको एस्पिरेट करने के लिए हड्डी से एस्पिरेट करना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना, क्योंकि हड्डी के अंदर ही होता है बोन मेरो। तो एस्पिरेट करने के लिए हमारे पास दो साइट है। या तो तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारा जब छाती होती है तो तुमने ये सही देखे, ये पसलियां होती है, बोलो हाँ है ना, रिब्स होती है, रिब्स के बीच में एक हड्डी होगी जोड़ने के लिए, ध्यान रखो यहाँ पे, ये वाली, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो हम लोग या तो अगर अब ये हड्डी है, तो इस हड्डी के अंदर भी तो बोन मेरो होगी, कौन सी, रेड बोन मेरो, जब भी पड़ी थी भाई, कोई भी हड्डी है तो हड्डी के अंदर रेड बोन मेरो होगा। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, स्टर्नम से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बोन मेरो को निकाल के अध्ययन करते हैं। या फिर दूसरा, अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं है, दूसरी कंडीशन ये है कि आप हमारी जो हिप बोन देखते हो, देखो हिप जो होता है, हिप बोन होती है इस तरह की, सॉरी बच्चों थोड़ा सा इधर बना देता हूं, इस तरह की हिप बोन होती है ना, ये थोड़ा सा एक तरफ साइज बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। यहां पर आपकी हिप बोन में तीन पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम में जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, इलियक क्रेस्ट। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, यहां पर बोन मेरो होगी ना, बोन है तो हड्डी है, कूले वाली बोन है, तो यहां से भी हम लोग क्या करते हैं, बोन मेरो एस्पिरेट करते हैं। तो हमें बोन मेरो निकालने की दो जगह हमारे, एक तो स्टर्नम है, दूसरा इलियक बोन है। या तो हम लोग हिप बोन भी बोल सकते थे इसको, या फिर इलियक बोन ही बोल सकते। तो आंसर क्या होगा वो देखते हैं साहब, अस्थि मज्जा आकांक्षा। अब देखो हिंदी में इस तरह की गलतियां आएंगी, आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मेरी जो बुक आएगी उसमें इंग्लिश भी है और बगल में हिंदी भी है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलो, तो आकांक्षा मतलब होता है एस्पिरेशन। तो अस्थि मज्जा आकांक्षा का स्थान है, या अस्थि मज्जा को निकालने का स्थान कौन सा, तो एक तो स्टर्नम समझ में आ रहा है क्या, दूसरा इलियक बोन समझ में आ रहा है क्या, और तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चा, बोथ ए एंड बी। तो क्या राइट आंसर कौन सा है, बोथ आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है कि नहीं। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया, ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं कि बच्चों के अंदर या न्यू बोर्न के अंदर अगर रेड बोन मेरो निकालना हो या बोन मेरो एस्पिरेशन करना हो तो कहां से करना है, ये कमेंट करके मेरे को यूट्यूब पर देंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो है, मेरे 2-2 हजार बच्चे वीडियोस देखते हैं, है ना, कभी कभी 7,000, कभी 8,000, मिनिमम 1,000 तो देखते ही है। 1,000 में से 50 कमेंट तो मेरे को कम से कम आने चाहिए कि साहब बच्चों के अंदर, की क्वेश्चन आ रखा है ये, कि बच्चों के अंदर हम लोग बोन मेरो एस्पिरेशन कहां से करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करके दिखाओगे। राइट बच्चों, आगे चलते हैं फटाफट से, आगे चलते हैं फटाफट, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। व्हाट इज द एवरेज पीरियड ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल। देखो जी बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से तो, ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, मैंने हमेशा 2-3 क्वेश्चन ऐसे डालता हूं जो आप लोग को आने चाहिए और आप लोगों को नहीं आते। ये लेवल का क्वेश्चन है, मैं बताता हूं 30 क्वेश्चन सबको आएंगे, मतलब सबको, मतलब जिन्होंने डीएमएलटी राजस्थान में करी है, बीएसएमएलटी करी है, 30 क्वेश्चन सबको आएंगे। फिर आता है 35-40 का, वो 10 क्वेश्चन थोड़े टफ आएंगे।
फिर आते हैं उससे ऊपर वाले क्वेश्चन। तो ये 35 के ऊपर वाला क्वेश्चन है, देखो साहब कि व्हाट इज द एवरेज पीरियड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल, मतलब न्यूट्रोफिल के सामान्य विकास के लिए कितनी अवधि है, मतलब न्यूट्रोफिल जो बनेगा ना। अब मुझे ये बताओ, मतलब न्यूट्रोफिल कोई सेल है क्या, बोलो हाँ ना, हाँ ना बोलो बेटा। जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, कोई भी पेन डाउन कर दो, जितने भी लोगों ने पेन हाथ में रखा है। जितने भी न्यूट्रोफिल सेल है, सीधी सी बात है सेल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नाम में सेल है तो। और बॉडी में चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, कोई कान की सेल हो, कुछ भी हो, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल बनती है उनको बनाने का काम कौन करती है, स्टेम सेल। कौन करती है, स्टेम सेल। अब स्टेम सेल से न्यूट्रोफिल कितने दिन में बना, कितने दिन में डेवलपमेंट हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है साहब। क्वेश्चन को तो समझो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज पीरियड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल, कि न्यूट्रोफिल के डेवलपमेंट के लिए कितना टाइम चाहिए। देखो जी साहब, ये कान की एक कोशिका थी, मान लो कान पूरा नहीं था, ये कान की छोटी सी कोशिका थी, इससे पूरा कान बनाया। तो शुरुआत कहां से की भाई, इस कान की सेल से पूरा कान बनने के डेवलपमेंट का टाइम कितना है। और जो ये डेवलपमेंट होता है इसे हम बोलते हैं विभेदन, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, विभेदन या डिफरेंशिएशन के साथ एक कोशिका से पूरा कान बना, यानी डिफरेंशिएशन हुआ, इसमें कितना टाइम लगा। ऐसे क्वेश्चन ये कि साहब आपका जो न्यूट्रोफिल है उसको डेवलपमेंट होने में या डिफरेंशिएट होने में कितना टाइम लगा, तो वो टाइम पूछा गया कि साहब स्टेम सेल से न्यूट्रोफिल सेल बनने में कितना टाइम लगेगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो सुनो, स्टेम सेल कौन सी है जो न्यूट्रोफिल बनाती है, सबसे बड़ी क्वेश्चन ये भी आता है कि न्यूट्रोफिल सेल बनाने वाली स्टेम सेल का नाम क्या है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो वो न्यूट्रोफिल सेल का नाम बताओ, सॉरी वो स्टेम सेल का नाम बताओ जो न्यूट्रोफिल बनाएगी, उसका नाम है प्रोजेनिटर सेल। क्या नाम बेटा, प्रोजेनिटर सेल। क्या इतना काम चल जाएगा क्या, प्रोजेनिटर सेल तो बहुत जगह आती है, इस प्रोजेनिटर सेल का नाम है सीफीयूजीएम। प्रोजेनिटर सेल सीफीयूजीएम क्या करती है, न्यूट्रोफिल बनाती है। अब सीफीयूजीएम को पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ना। प्रोजेनिटर सेल कौन सी, सीफीयूजीएम क्या करती है, आपको इसको बनाती है। क्लियर है कि नहीं है। अब कैसे बनाएगी, इस प्रोजेनिटर सेल सबसे पहले क्या बनाएगी, ये प्रोजेनिटर जो आपके सेल है सीफीयूजीएम, ये बनाएगी माइलोब्लास्ट। क्या बनाएगी, प्रो माइलो सॉरी माइलोब्लास्ट बनाएगी। क्या बनाएगी, माइलोब्लास्ट। समझ में आ रही बात। देखो बेटा सुनो, अब दो चीजें सुन लो, आज लाइफ में काम आने वाली चीज है। कभी भी ब्लास्ट आ जाए ना और कभी साइट आ जाए, ये दोनों ही सेल होती है। जिसमें भी साइट लग जाए, जिसमें ब्लास्ट लग जाए, वो सेल ही होती है। लेकिन ब्लास्ट कैसे होती है, देखो क्या फर्क लाया, ब्लास्ट थोड़ी बड़ी होती है और साइट उससे छोटी होती है। क्लियर है कि नहीं। ब्लास्ट मेच्योर होकर क्या बनाती है, साइट बनाती है। तो कोई भी चीज बड़ी है तो ब्लास्ट है, मेच्योर होकर छोटी बना रही तो क्या, वो साइट है। आई बात में। तो सबसे पहले क्या बना, स्टेम सेल कौन सी, प्रोजेनिटर सेल सीफीयूजीएम ने क्या बनाया, माइलोब्लास्ट बनाया। मतलब ये साइट बनाएगा, बोलो हाँ ना। ब्लास्ट क्या बनाएगा, साइट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो हाँ ना बोलो। तो ये माइलोब्लास्ट क्या बनाएगा, प्रोमाइलोसाइट। क्या बनाएगा, प्रो माइलोसाइट। और फिर प्रोमाइलोसाइट क्या बनाएगा, ये बनाएगा माइलोसाइट। और माइलोसाइट क्या बना देगा, फिर बना देगा न्यूट्रोफिल सेल। क्लियर है कि नहीं है। और इसमें जो पूरा टाइम लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, 14 दिन। ये जो प्रोसेस हो रही है यहां से लेकर यहां तक बनने की जो पूरी प्रक्रिया वो कितने दिन में होती है, 14 दिन में होती है। आगे क्या बात समझे। अब देखो सुनो, हिंदी वाले बच्चे तो क्या लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, माइलोसाइट। समझ आ रही बात, माइलोसाइट राइट है। माइलोब्लास्ट, अगर आपको दिक्कत आती है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी पर उसको देख लेंगे अपन। तो कितना एवरेज पीरियड है अगर न्यूट्रोफिल को डेवलपमेंट होने, तो एवरेज पीरियड की जो टाइम है वो कितना है बच्चों, आप लोगों का 14 दिन। एवरेज 10 से 14 दिन दिया हुआ है, एक्चुअल एवरेज कितना है, 10 से 14। अब ऑप्शन देखते हैं साहब क्या है अपने पास। ऑप्शन है 4 दिन, क्या आंसर बनता है, क्या नहीं बनता। ऑप्शन बी है 12 दिन, बन सकता है 10 से 14 में, ठीक है। 36 दिन नहीं हो सकता, 28 दिन नहीं हो सकता, 4 दिन। तो आंसर क्या आएगा, 12 दिन का टाइम लगता है एक न्यूट्रोफिल को डिफरेंशिएट होने में स्टेम सेल से। स्टेम सेल का नाम क्या है, प्रोजेनिटर सेल सीएफयूजीएम। वो क्या बनाएगा, माइलोब्लास्ट बनाएगा। फिर क्या बनाएगा, प्रोमाइलोसाइट बनाएगा। फिर क्या बनेगा, माइलोसाइट बनाएगा। और फिर क्या बनेगा, आपका न्यूट्रोफिल बनेगा। खत्म।
ऐसा बहुत सारी लंबी प्रक्रिया, लेकिन उतना नहीं जाना है ना अपना जो क्वेश्चन, उतना नहीं जाना कि उसमें फिर लोब्स बनेंगे, वो सारी चीजें, बैंड फॉर्मेशन होगा, सारी चीजें होती है, तो ये भी इतना नहीं जाना। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन है उसको अपन फोकस कर रहे हैं, ऐसा तो इतना नहीं जाना है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया, आनंद। चले, ये मैंने क्वेश्चन ऐसा लल्लू सा क्वेश्चन मैं इसको बार बार क्यों दे रहा हूँ कि कई बार लल्लू क्वेश्चन आरआरबी में पूछे हुए कि साहब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन, सबसे लंबी बोन कौन है बॉडी की? फीमर। लार्जेस्ट भी कौन सी है? फीमर। लंबी, बड़ी, सब मजबूत भी है ना, तो कौन सी है अपनी? फीमर। तो आंसर बताने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले बोलते हो आंसर क्या आएगा? फीमर आने वाला। ये शायद क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ये बेटा एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया ब्लड वाला इन्होंने, पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है शायद। हाँ भाई जी, देखो जी देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम? यार कितने क्वेश्चन, देखो जी, राइबोसोम का काम क्या है सेल के अंदर? सुनो जी, फैट का निर्माण करना नहीं, विटामिन का निर्माण करना नहीं, और विटामिन कभी निर्माण होते भी नहीं है, विटामिन हमेशा बॉडी एब्जॉर्ब करती है, कभी विटामिन का पाचन नहीं होता, तो निर्माण तो संभव ही नहीं है। कार्बाइड निर्माण करना नहीं, तो हम आरबीसी को का जो सॉरी राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन निर्माण ही करते हैं, बोलो हाँ या ना। अच्छा, तो ये राइबोसोम रहते क्या, तुमको पता है क्या? राइबोसोम कहाँ रहता है? सेल के अंदर रहते हैं, तो पता है क्या? देखो बच्चा, तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, हमारे बच्चे हैं तो उनसे बस बात करने में लग गया था, तो तुम ऐसे मत बोलो सर गायब हो गया, ऐसा नहीं है ना। देखो जी, ये हमारा सेल है, सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के पास में क्या होती है? दो आवरण होता है। ये एक्चुअली न्यूक्लियस ऐसा होता नहीं है। न्यूक्लियस एक्चुअली कैसा होता है वो देखो, न्यूक्लियस ऐसा होता है, कैसा, ये देखो, ये न्यूक्लियस ऐसा होता है। अब न्यूक्लियस में एक तो होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, बोलो है ना। इस आउटर मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर जुड़ी होगी इस तरह से, इसको बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। आ रही बात समझ? और अंतःप्रदवी जालिका पर खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका बन जाती है, इसके ऊपर क्या रहते हैं? राइबोसोम रहते हैं। क्या रहते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है? इन जो भी गोल्जी बॉडी बनाएगा, पैकेजिंग करता है गोल्जी बॉडी, और फिर वहां से प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है? राइबोसोम का होता है। क्योंकि राइबोसोम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। और कुछ राइबोसोम आपको साइटोप्लाज्म फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जो मेरा है कि साहब हमारे ह्यूमन के अंदर कौन से टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं? अलग क्वेश्चन मेरा, इस क्वेश्चन से हटके तो मुझे बताओ। इसका आंसर तो आएगा कि साहब राइबोसोम कहाँ गया? प्रोटीन से। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि कौन से टाइप के राइबोसोम ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 70S टाइप के, और ऑप्शन बी है 80S टाइप। कौन सा आंसर होगा? ये भी यूट्यूब पर कमेंट करके बताओगे। मैं आजकल ये देख रहा हूँ बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, कितने कमेंट आते हैं देखना है। आंसर गलत दे रहा, ठीक है। तो 70S टाइप के होंगे या 80S टाइप के होंगे, आपको कमेंट में देना, क्योंकि तुम्हारे पास होमवर्क नहीं है, तुम आराम चले जाते हो बैठ के बस, है। होमवर्क तो होना चाहिए ना भाई, प्रेशर डाले तो पढ़ो कैसे? तो आंसर आपको कमेंट करना है 70S या 80S। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में ले लूंगा, वरना इसको नहीं आता है तो, पर कमेंट आना चाहिए 70S या 80S। बहुत बढ़िया, जितने कमेंट आएंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन सेशन बंद कर दूंगा नहीं मैं, मेरे को कौन सा पैसा मिल रहा है? पैसे खूब, ऑफलाइन बच्चे खूब, ऑनलाइन बच्चे खूब आ गए, ऐप पर बहुत आ गए, ऐप पर तो भर के आ गए। ऑफलाइन तो आज सर्दी है, फिर भी चलो ऑफलाइन कम भी आ रहे, ऑनलाइन तो भर के आ रहे हैं, भर भर के बच्चे आ रहे हैं। तो ऑनलाइन तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन मैं अगर यूट्यूब पर दे रहा हूँ तो मुझे आंसर तो चाहिए। अगर मैं बच्चों का भला चाह रहा हूँ तो बच्चे भी तो कुछ भला करके दिखाएं कि कर रहे हैं। मान लो मेरे पास बहुत सारे, कल बच्चा आया कि साहब मेरा एक सब्जेक्ट बैग रह गया सेकंड ईयर में, लेकिन मैं आपकी 5 दिन क्लास से पढ़ के गया था, 5 दिन में 4 जो कोर्स सब्जेक्ट है ना मेरे, आपकी क्लास लेने से निकले, और एक सब्जेक्ट का मैं कोचिंग लेने आया। तो ऐसे बच्चे आते हैं, मुझे खुशी होती है, चलो यूट्यूब से देख के 4 तो निकाल ली, है ना। ऐसे बहुत कल ही बच्चे आए थे 2-3,
किसी और कॉलेज के तो नाम नहीं लूंगा, कॉलेज का नाम लेना ठीक नहीं। तो ऐसे तुम लोग कुछ अच्छा करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अरे यार, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो 30 जो 1 2 3 4 सब नॉर्मल क्वेश्चनों में से आता है, 30 नंबर तक। पावर हाउस कौन है सेल का, ये मैं बताऊंगा तो फिर शर्म की बात है। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखो सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो। तुमने खाना खाया, बहुत बड़ी नॉलेज बोल रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा। खाना खाया, खाना खाया तो कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेट किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। तो हमारा बॉडी डाइजेशन करेगा, ग्लूकोज में टूटेगा नहीं टूटेगा। अब ग्लूकोज कौन लेगा, ब्लड लेगा, तो वहां से ब्लड में कौन चला जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ग्लूकोज का, बोला है ना। तो जो हमने खाना खाया फाइनली ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज किसी पास चल गया, ब्लड में। अब ब्लड क्या करेगा, ग्लूकोज को सेल को दे देगा। अब सेल के पास क्या गया, ग्लूकोज आ गया। अब सेल के पास ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। वो किसमें टूटेगा, पाइरुवेट में। ग्लूकोज गया सेल के पास, सेल के पास गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ग्लूकोज ने क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस किया, तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज टूट गया पाइरुवेट में। अब पाइरुवेट ने क्या किया, कोई एनर्जी नहीं दी, पाइरुवेट चला गया किसी पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल हो जाएगी, वहां से क्या मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। इस तरह से किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने हमको एनर्जी दी है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रट सबने रख रखा है, सारे कोचिंग वाले रटवा रहे हैं कि कोशिका शक्ति करे क्या है, माइटो क्यों है, ये कोई नहीं बताता। आ रही बात, तो रीजन क्या है, समझ में आ गया कि हमने ग्लूकोज जो भी हमने खाना खाया वो ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज कहां चला गया, ब्लड में चला गया, ब्लड से कहां चला गया, सेल में चला गया, सेल के साइटोप्लाज्म चला गया, और साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, हमारा ग्लाइकोलाइसिस हुआ, तो आपका ग्लूकोज पाइरुवेट में टूट गया, और पाइरुवेट जो था वो कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन करके वहां पर क्रैब साइकिल चली, और वहां से हमको एनर्जी मिली। कितना इजी था, चले बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो तो लल्लू सा क्वेश्चन था, बट जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया कि कैसे होता है शक्ति ग्रह। आगे चलते हैं बेटा जी। हाँ, बहुत बढ़िया, आनंद 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 आनंद। क्वेश्चन तो लल्लू है, लेकिन इसमें मैं दो चीज सिखाऊंगा कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये जस्ट है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और इन बच्चों को तो बताओ, फ्रेंड वालों को, ये क्वेश्चन पेपर मुझे जस्ट मिला है अभी, और मैंने इसको 10 मिनट तैयार किया है, 10 मिनट में। ये क्वेश्चन पेपर हमारे दूसरे सर ने बनाया है, मेरे को अभी 10 मिनट मिले हैं और मैं तैयार कर, मैं पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट आके, 10 मिनट में तैयार किया, मैं देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन है, और तैयार। तो मैं एक बार सोच रहा इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा मैं इससे दो चीजें बता सकता हूँ। एक बार सोचा इसको हटाने का, लेकिन फिर मुझे लगा मैं दो चीजें बता सकता हूँ, तो दो चीजें समझाने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, बीपी एंड कार्डिक आउटपुट, पहले तो ये समझेंगे कार्डिक आउटपुट होता है क्या, समझेंगे कार्डिक आउटपुट होता है क्या, इसमें 2 3 क्वेश्चन समझाऊंगा आप लोग, एक क्वेश्चन में 2 3 क्वेश्चन समझेंगे। तो ब्लड प्रेशर कार्डिक आउटपुट क्या कब बढ़ेगा, ये पूछा गया है कि रक्तचाप और हृदय उत्पादन में वृद्धि होती है, कब होती है, सोते समय, खाते समय, एक्सरसाइज के समय, और ए एंड सी बोथ। बताओ कौन सा आंसर होगा, फटाफट से बताओ, ये तो आंसर आना चाहिए आप लोगों को जल्दी से, थोड़ा सा 2 मिनट या 1 मिनट दूंगा मैं आप लोगों को, जल्दी से बताओ इसका आंसर। आया क्या, क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी के अंदर बीपी कब बढ़ता है, सोते समय, एक्सरसाइज करते समय, या फिर खाते समय। देखो जी, ब्लड प्रेशर तो समझ में आता है क्या होता है, अभी देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, पहले ये समझेंगे। ये अपना
चलो नहीं, तुम्हें तो आदत नहीं है ना इस तरह के हार्ट बनाने, तुम्हें तो इस तरह का हार्ट बनाना पड़ेगा। पिंक कलर बनाऊं क्या? चलो पिंक कलर का हार्ट बनाते हैं। खुश हो गए? और ऐसा होता है दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल, ये तो पता है। ऊपर वाले दो एट्रियम होते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, देखो सर, यहां से ब्लड कहां जाता है? अपने ऑर्गन्स में जाता है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में। समझ में आ रहा है? यहां से ब्लड कहां जाएगा? ऑर्गन में जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब यहां से जो ब्लड आएगा, कितना आएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो जी, और ऑर्गन के अलावा देखो कहां जाएगा, ये ऑर्गन की आर्टरी में जाएगा। अब देखो सुनो, अब ये मान लो कोई आर्टरी है, क्या है बेटा? आर्टरी, समझ लो, इसमें जा रहा है ब्लड, क्या जा रहा है? ब्लड, रक्त, समझ लो। ठीक है, और ये रक्त जो हो रहा है, ये प्रेशर जो लगा रहा है इस लेटरल वॉल पे, इसको तो बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। समझ में आ रही बात? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बढ़ेगा कब, ये ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा? जब ब्लड ज्यादा जाएगा, बोलो हाँ है ना। अगर मैं इसमें ब्लड बढ़ा दूं इन आर्टरीज में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साहब ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा। आ रही बात से पहला क्वेश्चन तो अपने पास है कि साहब ब्लड प्रेशर कब? पहले तो ये देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ब्लड के द्वारा उस आर्टरी की वॉल पर जो प्रेशर लगा रहे हैं अपन, ब्लड जो लगा रहा है लेटरल प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर है। लेकिन ये पूछ रहा है कि ब्लड ज्यादा कब होएगा, ये ब्लड प्रेशर जब कब बढ़ेगा, ज्यादा कब होएगा? तो एक तो इसने पूछा कि ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा, रीजन सही बताना था फिर। दूसरा ये कि साहब ये है, अब बताऊंगा कार्डिक आउटपुट क्या होता है। अपने हार्ट ने यहां पर दो हार्ट साउंड आते हैं, पता है कि नहीं पता? एक तो लब साउंड आता है, एक डब साउंड आता है। एक बार यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर यहां पे ब्लड निकलेगा, बोलो है ना भाई। पहले जब ब्लड ऊपर से आएगा, है ना, इधर से आएगा, ठीक है, तो पहले यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन, फिर यहां पे संकुचन होगा, फिर यहां पर ब्लड आएगा, बोलो। ये जो होता है इसको क्या अपन एक हार्ट बीट बोलते, एक धड़कन बोलते, बोलो है ना भाई। लब और डब दो साउंड होते हैं, एक धड़कन यहां से आ रही है, ये इसका संकुचन, इसका संकुचन से क्या बनता है? एक हृदय की धड़कन बनती है, एक हार्ट बीट बनती है। आइए बात समझे। अब एक हार्ट बीट से जो ब्लड आता है, समझना मेरी बात को, एक हार्ट बीट से जो ब्लड आएगा यहां पर, उसका अमाउंट होता है 70 ml। कितना होता है? 70 ml। और जो एक हार्ट बीट से जो ब्लड आया है, बाहर निकला है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में ये नहीं समझाना चाह रहा था कि कैसे बढ़ेगा, क्वेश्चन में ये बताना चाहता, क्वेश्चन तुम्हारी आएगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है? 70 ml। ऑप्शन आएगा 70 से 75 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक हार्ट बीट के दौरान वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड का अमाउंट क्या कहलाता है? आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। और वो कितना होता है आपका? 70 ml होता है। समझ में आ गई बात? समझ लो समझ लो। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड के द्वारा आर्टरी की लेटरल वॉल पर लगाए जाने वाला प्रेशर ब्लड प्रेशर है। दूसरी ऑप्शन, दूसरी चीज क्या समझी? क्या समझी? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है कि साहब एक हार्ट बीट का मतलब एक, दोनों आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद जो ब्लड आया, इसे हम बोलेंगे एक हार्ट बीट। लब और डब जब दोनों हो जाए ना, उसको एक हार्ट बीट बोलते हैं। तुमने देखो जब जब स्टेज वाला सुनते हो ना हृदय की धड़कन, तो एक थोड़ी लाट, थोड़ा साउंड ऊपर होता है, थोड़ा छोटा सा होता है, तो दो साउंड आते हैं एक साथ एक्चुअली, है ना। तो एक धड़कन के दौरान जो आपका ब्लड निकलेगा हार्ट से, उसे हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर है क्या नहीं है? पक्का? अब सुनो, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना? 70 ml। सुन लो, एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है पता है क्या? 72 बार धड़कता है, तो दुनिया को पता है, बोलो हाँ है ना। चलो अपन ने क्या कर दिया, इसको 75 मान ले, एवरेज 75 मान ले, बोलो ठीक है। अब तुम लोग क्या करो, एक मिनट में साहब 75 बार धड़का, एक बार धड़कने पे कितना निकला? 70। 75 बार धड़कने कितना निकलेगा? 7 7 गुणनचर लगभग 5000 ml हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ है ना, बोलो। 5 लीटर क्या हुआ? कार्डिक आउटपुट। आ गई बात समझ? कोई आपसे पूछे एक हार्ट बीट के दौरान हार्ट से निकलने वाले ब्लड को क्या बोला? स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन एक मिनट के दौरान निकलने वाले ब्लड को क्या बोलेंगे? कार्डिक आउटपुट। तो अमाउंट ऑफ कार्डिक आउटपुट कितना? 5 लीटर के आसपास। अमाउंट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम कितना? 70 ml के आसपास। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं है?
क्या 70 इंटू 70 49 होता है? हाँ, 5000 के आसपास ही हो गया। आगे क्या बात समझ, वापस समझ लो। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड के द्वारा आर्टरी पर लगाए वाला प्रेशर ब्लड प्रेशर है। ये कब बढ़ेगा? साथ ही ब्लड बढ़ाना है। अब ब्लड सुन लो। अब देखो, अब आपका ये बोल रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन जो ब्लड निकला वो कितना हो गया आपका? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया? 70 ml। अब 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़क रहा है, तो 1 मिनट में 72 बार स्ट्रोक वॉल्यूम हो रहे हैं। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लीटर क्या आ गया अपना कार्डिक आउटपुट। तो क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना? 70 ml। कार्डिक आउटपुट कितना? 5 लीटर। अब मैं एक्सरसाइज करूं, धक 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 धक, तो दिल चलने धड़कता नहीं धड़कता? तो क्या कार्डिक आउटपुट नहीं बढ़ जाएगा भाई? 72 बार की जगह 80 बार या 75 बार धड़केगा तो ये बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा तो क्या आर्टरी ब्लड नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो क्या एक्सरसाइज करने से बीपी भी बढ़ गया और कार्डिक आउटपुट भी बढ़ गया? तो आंसर क्या हुआ? मुझे एक्सरसाइज नहीं समझानी थी, मुझे समझाना था स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट। क्वेश्चन यहां से आता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का अमाउंट कितना? 70 से 75 ml। ठीक है। आपके कार्डिक आउटपुट का नॉर्मल रेंज कितना? आपका 4900 से लेकर 5000 ml के आसपास या 5 लीटर के आसपास। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आनंद आ गया बच्चों? ये आनंद आना बहुत जरूरी है। ये हर जगह आनंद नहीं आता जो तुम दे रहे हो ना। ये इस आनंद को लेने के लिए अच्छी जगह पढ़ना पड़ता है। चले आगे, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम का पता नहीं लगता जब चलता रहता है तो। कितना हो रहा है? अभी तो टाइम है अपने पास, घबराओ मत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो बेटा, क्वेश्चन है इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन में बोन मेरो की स्टडी की जाएगी साहब? देखो जी, वापस आ जाओ। ये तो शायद आ चुका था क्या पहले क्वेश्चन ही? हाँ देखो, नहीं आया नहीं आया। देखो ये देखो, एक आपका हड्डी, हड्डी जानते हो नहीं जानते हो? ये कुत्ते वाले बिस्किट भी ऐसे आते हैं, समझ जाना, ऐसी होती है हड्डी। कुत्ते हैं पालतू तो वो कुत्ते वाले बिस्किट आते हैं ना, वैसे आते हैं। अब देखो सुनो साहब, ये मैंने क्या बताया था साहब? यहाँ पर छिद्र है, बोलो हाँ ना बोल। इन छिद्रों में कौन सा बोन मेरो बताओ? बहुत बढ़िया, ये आवाज चाहिए मुझे। ये आवाज आ गई तो मेरा पढ़ाना सफल हो गया। अगर ये आवाज नहीं आई ना तो कोई मतलब नहीं कितना अच्छा पढ़ा लो। अगर तुमसे एमसीक्यूज नहीं हो रहे और थ्योरी तुम खूब पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन पे जितना टेक करोगे ना उतना थ्योरी समझ में आ जाएगी अपने आप। ठीक है। अब रेड बोन मेरो क्या करती है? इसके अंदर होती है तो कोई सी सेल बने तो स्टेम सेल होगी, बोलो। इनके अंदर क्या होगी? स्टेम सेल होगी, बोलो हाँ ना। ये स्टेम सेल क्या बनाएगी? भविष्य की आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, बोलो हाँ ना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों प्रकार की सेल्स के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। आ गई बात समझ में? अगर ये स्टेम सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नहीं बनाए, मतलब बीमारी कौन सी हो गई? हीमोपोएटिक डिजीज, बोलो है ना। अगर ये बीमारी होगी तो हमें क्या जरूरत पड़ने पड़ेगी? बोन मेरो को निकालने की जरूरत पड़ेगी, बोलो है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, कि किस कंडीशन के अंदर बोन मेरो स्टडी करनी पड़ेगी? किडनी डिजीज में नहीं, लीवर डिजीज में नहीं, हीमोपैथिक डिजीज कोई हो जाए, डिसऑर्डर मतलब होता है डिजीज बीमारी, कोई हीमोपैथिक सिस्टम की डिजीज हो जाए, बीमारी हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को बोन मेरो को स्टडी करना पड़ेगा। तो आंसर समझ में आ गया क्या? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ऑनलाइन वाले बच्चों, तुमको जो मिल रहा है ना, बात ये नहीं कितने में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, बात ही जो मिल रहा है वो बड़ी जबरदस्त चीज मिल रही है, बात ये कह सकता हूं मैं। कैमरे में आज थोड़ा सा इश्यू लग रहा है मुझे। एक मिनट, दिखाई तो सही दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। आज अंधेरा सा लग रहा है मुझे, आज यहाँ पे भी अंधेरा ही हो रखा है। सही दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये क्लासरूम ठीक है। मैं अजीब सा लगू, कोई दिक्कत नहीं, ये बोर्ड सही दिखना चाहिए ना। चलो हाँ भाई, आगे चले। खत्म। अगला क्वेश्चन। जितने बच्चे हैं वो एमसीक्यू की कॉपी जरूर बनाया करो, रोजाना 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लिखा करो। हाँ भाई भाई साहब, ये आ गया क्वेश्चन कि हमारा नॉर्मल रेंज कितना है प्लाज्मा प्रोटीन का? कुल प्लाज्मा प्रोटीन की सामान्य सीमा क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होती है? ये तो तुम बताओगे जो पढ़े हुए हो यहाँ पे। तू फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा था क्या? चल कोई बात, पढ़ा था ही तू फर्स्ट ईयर? तू भी नहीं पढ़ा। प्लाज्मा प्रोटीन की परसेंटेज कितना है? पकड़ा गया, तू तो बड़ी पढ़ा है, बोल रहा होता।
देखो बेटा, ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%। वेरी गुड। ब्लड सेल कितनी होती है, जब 55 होती है 45 बची ना, 55% इधर है प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा जो 55% होता है उसमें से 92% तो क्या होता है, वोटर होता है, 90 से 92%। और जो बचा हुआ 8% होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन 6 से 8% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनको बोलते हैं प्लाज्मा की प्रोटीन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। 6 से 8% देता है प्रोटीन। आगे बस, अब ये प्रोटीन कौन सी होती है, 3 प्रकार की होती है। तो अपना क्वेश्चन पहले तो वो निपटाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि साहब नॉर्मल रेंज कितना है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर ए 2 से 4% नहीं, ऑप्शन नंबर सी 10 से 12 नहीं, 15 से 18 नहीं। आंसर क्या आएगा, 6.2 से 8.2 के बीच में हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 6 से 8% आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं। तो प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट कितना, 6 से 8। अब क्वेश्चन ये नहीं है, और क्वेश्चन दे रहा हूं कि प्लाज्मा प्रोटीन मेजरली 3 प्रकार के हैं। एक तो होता है फाइब्रिनोजन। क्या होता है बेटा, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का काम क्या है, ब्लड को क्लोट करना, ब्लड क्लोटिंग का काम है फाइब्रिनोजन का, ठीक है। दूसरा है एल्बुमिन। एल्बुमिन का क्या काम है, परासरण नियमन करना। अब क्वेश्चन ये है कि प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, एल्बुमिन। मोस्ट एब्यूंडेंट, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, एल्बुमिन है, ध्यान रखना। काम क्या है, परासरण नियमन। इसका फंक्शन क्या है, परासरण नियमन फंक्शन है इसका, परासरण नियमन, ठीक है। इसका काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना, फाइब्रिन फाइब्रोजन का ना। तीसरा जो ऑप्शन ऑप्शन है वो कौन सा है, भूल गया मैं तो, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बनाएगा, आईजीए आईजीजी ये सब। तो बॉडी का डिफेंस, शरीर की प्रतिरक्षा, ये क्या करेगा, हमें बॉडी की प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन बॉडी की डिफेंस बनाएगा, बॉडी की रक्षा प्रणाली बनाएगा, तो आंसर क्या है अपना, ग्लोबुलिन। कोई पूछे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, एल्बुमिन। कोई पूछे रक्त का थक्का बनाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिनोजन। कोई पूछे परासरण नियमन करने वाली प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, एल्बुमिन। कोई पूछे अमाउंट कितना है प्लाज्मा प्रोटीन का, 6 से 8%। कोई पूछे प्लाज्मा में पानी की मात्रा, एस्ट्रो का अमाउंट कितना है, 90 से 92%। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, खत्म। अगला चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, हाँ हाँ हाँ, आ गया साहब, आ गया, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। एक क्वेश्चन एमसीएच का आ चुका है, जिसकी नॉर्मल रेंज कितनी थी, 27 से 32 पिकोग्राम। अगला क्वेश्चन है एमसीवी। देखो मैंने आज तीनों क्वेश्चन डाल दिए इसमें, एक तो इन्होंने डाल रखा था, अभी बच्चों ने मेरे को बोला कि सर याद करवा दो, तो याद कर लो। एमसीएच कितना, 27 से 32 पिकोग्राम। अब क्या है, एमसीवी, इसको याद रख लो कि हमने कभी भी जब केमिस्ट्री में पढ़ाई करी थी पहले, तो हम क्या करते थे, वाटर को हमेशा लगभग 100 ml लेते थे ना। तो इसका जो वॉल्यूम के हिसाब से रेंज याद रख लो, इसकी रेंज रहेगी 95 के आसपास, 100 के आसपास, है ना। तो उस हिसाब से देख लो 100 के आसपास की रेंज कौन सी आ रही है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये 94 तो इसमें आंसर चला जाएगा। हालांकि बुक्स में लिखा हुआ है 76 से लेकर 94, लेकिन तुम ये मान के चलो 100 तक याद रख लो, 100 के आसपास, तो आंसर क्या आ जाएगा ये। कई बार क्यूबिक माइक्रोन लिखा होता है, कई बार इसी का लिखा होता है 94 फेम्टोलीटर। तो फेम्टोलीटर भी इसका यूनिट है, क्यूबिक माइक्रोन भी इसका ही यूनिट है। क्लियर है कि नहीं है। तो एमसीवी का अमाउंट कितना है, एमसीएच का कितना, 27 से 32 पिकोग्राम। एमसीबी का कितना, वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब केमिस्ट्री वाला वॉल्यूम, मतलब 100 ml के आसपास, मतलब 94 के आसपास याद रखिए। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। आगे चलें, चलें क्या, ये उदास है मेरे से, नाराज तो नहीं है मेरे से, ओके कोई फायदा नहीं है, आज कोई फायदा नहीं है। घबरा मत, मेरे से मिलके जाना तू, है ना, घबरा मत हो, सब हो जाए, कोई लेट नहीं है, सब बराबर है। ओ हो, यस 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 यस। बताओ, आज देखो सच बताऊं क्या, बाहर तो हो रही है बारिश, है ना, और अंदर है गर्मी, तो बाहर जाने का मतलब है नहीं, यहीं पे पकौड़े मंगवाते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पढ़ते हैं, है ना, ये काम करते हैं आज। चलो जी, क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का आणविक भार कितना है, फाइब्रिनोजन का आणविक भार कितना होता है। देखो पहली बात, अभी भी क्या पढ़ा कि फाइब्रिनोजन क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन है कि नहीं है। चलो, तो हमारे पास अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, बोलो, प्रोटीन भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं,
तो हमारे जो साइंटिस्ट थे ना, जितने बेवकूफ साइंटिस्ट थे, कोई मेरे से इंटेलिजेंट नहीं था यार, इन्होंने क्या हुआ कि सबको तोलने का काम किसमें करेंगे, वजन को डाल्टन में तोला जाएगा। क्या बोलेगा, डाल्टन में। तो क्वेश्चन आ रखा है बात कि हमारी बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स का वेट इंटरनेशनली फॉर्मेट में किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो डाल्टन। क्या, डाल्टन। तो प्रोटीन का भार भी किसमें करेंगे, डाल्टन में। लिपिड का भार भी किसमें करेंगे, डाल्टन में। आ रही बात में, फेट का भार भी किस करेंगे, डाल्टन में। ग्लिसरॉल तो भार किसमें करेंगे, डाल्टन में। तो डाल्टन में करेंगे। तो पहली बात है डाल्टन के अंदर वेट आना है। और ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ना, इसका पूछा हुआ डाटाबेस क्वेश्चन है, बहुत समझ आ। इसका जो डाल्टन होता है ना, वो कितना होता है, लगभग 3.5 लाख डाल्टन होता है। कितना होता है, 3.5 लाख डाल्टन का मास इसका। तो इसका जो आंसर होगा ना, हालांकि कहीं पर दे रखा है 340 से लेकर के 4 लाख तक। समझ में आ रही बात, बहुत जगह दे रखा है 3.40 से लेकर 4 लाख तक। तो अपना ये वाला नहीं हो सकता, ये 4 लाख से ऊपर गया ये नहीं हो सकता, ये 3.5 लाख से नीचे गया ये नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या होगा, 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में होता है। तो फाइब्रिनोजन का जो मास होगा वो कितना डाल्टन होगा, 3.5 लाख डाल्टन होगा। और डाल्टन क्या है, मेजरमेंट यूनिट ऑफ बायोमोलिक्यूल। जैव अणुओं को मापन की जो इकाई है, भार मापन की इकाई वो क्या है, डाल्टन है। अब मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है, तुम देखो पढ़ के नहीं गए हो, है ना, और तुम्हारे आगे क्वेश्चन, जैव अणुओं का भार मापने की इकाई है, पहला होगा ग्राम पर डेसीलीटर। तुम पहले बोले ये देखा हुआ लग रहा है, टिक। फिर दूसरा ऑप्शन होता IU पर लीटर, बोले ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मोटा मोटा लग रहा है, टिक। फिर तीसरा होता कि साहब पिकोग्राम, बोले पी और जी तो बोले पहली बार देखा है। और पी फॉर प्रिया, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड थी, बोले अरे यही सही है, टिक, है ना। ये भी फिर लगता है डाल्टन, बोले ये कैसी, तो ये तो साइंटिस्ट का नाम लग रहा है। तो ऐसे तुक्के नहीं बिड़ाने, है ना, तुक्के बिड़ा के आंसर नहीं बनाना, ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा अपना, अपना आंसर आएगा 3.5 लाख डाल्टन, राइट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ मैं छोड़ा नहीं हूं आज, मैंने इसको उठा लिया आज। देखो साहब, एमसीएच का नॉर्मल रेंज 27 से 32 पिकोग्राम, एमसीबी का नॉर्मल रेंज 100 के आसपास, मतलब 75 से 95 के आसपास, 78 से 94 याद हो गया। अब कहानी किसकी है इसकी बताओ, कितना परसेंट है एमसीएचसी का, परसेंटेज कितना है, 12-16, गलत। देखो साहब कैसे याद करेंगे, 27 से 32 में क्या था, एमसीएच, ठीक है। एमसीबी कहां पे था, 100 पर चला गया, ठीक है। कितना, 75 से 95 कर लेता हूं एक बार आप लोगों की सुविधा के लिए, है ना। अब बीच में रह गया साहब, जो बीच में रह गया ना, बीच वाला अमाउंट किसका है, एमसीएचसी का। तो बीच वाला क्या हो गया, एमसीएचसी। एमसीएचसी कितना हो गया, इसको करो 32 से स्टार्ट होगा ये, तो 32 से 36 के आसपास क्या हो गया, एमसीएचसी हो गया। कई जगह 32 से 38 है, कई जगह 32 36, तो आंसर क्या होगा, 12-16 नहीं हो सकता, 24-28 नहीं हो सकता, 42-46 हो सकता, 32 से 38%। नहीं, इसकी वैल्यू परसेंटेज है, देखो कहीं जगह ग्राम पर डेसीलीटर में भी है, वैल्यू वही रहने वाली है ना, सॉरी ग्राम पर डेसीलीटर क्या, मतलब यूनिट चेंज करते, जैसे क्यूबिक माइक्रोन लिखा हुआ है फेम्टोलीटर को, तो आपको ये परसेंटेज इसको आप ऐसे याद रखना है, परसेंटेज में, श्योर परसेंटेज में। तो इसको यूनिट तो कन्वर्जेशन कर सकते हैं, अमाउंट वही रहेगा। वो पिकोग्राम था, नहीं नहीं करेगा, इतना ही पूछे, आपको चेंज नहीं करेगा। पिकोग्राम में फेम्टोलीटर को अभी मैंने चेंज करके दे दिया हूँ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ परसेंटेज रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं। तो 27 से 32 एमसीएच, ये गया 100 के आसपास, और एमसीएच में कितना है, 32 से 36%, जो बीच वाला बच रहा है आगे थोड़ा बहुत, मतलब देखो जी साहब कैसे, मैंने कैसे याद रखा, सुन लो, ये एमसीएच कितने में खत्म हो रहा है, 32 में बोला है ना, ए बी और सी, 1 2 और 3, तो 32 में 3 ऐड कर दो, कितने हो गए, 32 से 35 हुआ कि नहीं हुआ, याद हो भाई। एमसीएस तक तो 32 था ही था, अब उसमें सी लगाया हमने, तो सी मतलब ए बी सी, 3 और जोड़ दो, 32 से 35 36, एबीसी का मतलब सी। तो तुम हमेशा याद रहेगा, वॉल्यूम मतलब हमेशा 100 के आसपास, तो एमसीबी खत्म। एमसीएच याद रखना कितना, 27 से 32। अब एमसीएचसी और जोड़ रहे हो, मतलब 3 और जोड़ दो, हो गए 32 से 36, बहुत इजी है। एमसीएच पिकोग्राम में, एमसीबी फेम्टोलीटर में, और ये परसेंटेज में, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ये तीनों खत्म कर लिया आज अपन ने। ये क्वेश्चन पूछते पूछते इनमें से। अरे ये तो भी हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं आज शायद कुछ कुछ। आज ये क्या क्वेश्चन है, सेल का कौन सा पार्ट है, देखो पढ़ लेते हैं सर, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, पढ़ लेते हैं। इतने बड़े नहीं है हम जो क्वेश्चन को बिना पढ़े आंसर कर देंगे, चाहे मास्टर को हिसाब, ये पढ़ना पड़ता है। ये बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत ये है मास्टरों की, मास्टरों को पढ़ना पड़ता है, बच्चे तो पढ़ते हैं, हमारी तैयारी जरूर हो जाती है। क्योंकि हमें लगता है कि हम तुम्हारी तैयारी का इस्तेमाल कर हम कहीं अच्छे से जरूर चले जाएंगे, तुम्हारा पता नहीं। चलो देखो बेटा जी, क्वेश्चन देखते हैं हमारा ना। विच पार्ट ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस सेल एंड प्रोटेक्टेड। भाई साहब, कोशिका कौन सा भाग है जो कोशिका के आर पार पदार्थों का आदान प्रदान भी करेगा, परिवहन भी करेगा और उसकी रक्षा भी करेगा। तो साहब अंदर साइटोप्लाज्म तो अंदर रहता है, क्या रक्षा करेगा क्या? नहीं। लाइसोम तो हाथ का थैली है तो खाने को तैयार है, ये भी नहीं कर सकती। न्यूक्लियस तो अंदर है तो ये भी नहीं कर सकता। बाहर कौन है? आंसर क्या है? ये लल्लू सा, वेरी लल्लू क्वेश्चन, वेरी वेरी लल्लू, कोई काम का नहीं। पर ये आना चाहिए, मान लो वेरी लल्लू आते हैं ना, दिक्कत ये 10-20 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं इस तरह। निपटा दे। आज क्लास में अजीब सी लग रही है मेरी फेस, पता नहीं कैसे लग रहा है, देखना पड़ेगा इसको, मौसम खराब है इस वजह से। चलो आगे चलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है आज क्लास में। हाँ जी बेटा जी, हाँ क्या कह रहा है? विच ब्रांच ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे यार। फंक्शंस को स्टडी करने के लिए फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए एनाटॉमी, और पूरे जैव अणु का स्टडी करने के लिए बायोलॉजी। तो आंसर आएगा फिजियोलॉजी। आप अगर फंक्शन का मतलब फिजियोलॉजी याद रख लो, स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी, अगर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो एनाटॉमी है, फंक्शन स्टडी करते हो फिजियोलॉजी है, अगर जीवन के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस और बायोमोलिक्यूल की स्टडी करनी तो बायोलॉजी है। तो फंक्शन की बात हो रही तो फिजियोलॉजी, खत्म। वेरी वेरी लल्लू क्वेश्चन एंड होता है ये भी। अगला चलता है, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? बता चुका हूं भैया, एक बार फिर से बता देता हूं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका झिल्ली होती है, ऐसे बनी होती है, मैं आपको बता दूं। देखो जी, क्या हो गया बेटा? कोई बात तो पूछ, समझ में नहीं आया तो पूछ ले। किसी बच्चों को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे, जो भी है। देखो बेटा, यहां पर देख, ये प्रोटीन होते हैं इनके बीच में, जिनका नाम क्या हो तो बाद में बता दूंगा, पर पढ़ेंगे। तो ये तो होते हैं लिपिड, ये भी होते हैं लिपिड। तो कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड कितनी लेयर है? 2 लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी है? बाई लिपिड लेयर है। ऑप्शन क्वेश्चन भी हो सकता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? बाई लिपिड लेयर, दोनों तरफ लिपिड लेयर। बीच में क्या है बेटा? प्रोटीन है, बोला है ना, तो प्रोटीन लिपिड दोनों होंगे। अरे भाई ये क्या हुआ ऑप्शन, ये यहां आना चाहिए था और ये यहां आना चाहिए था, कोई बात नहीं, सॉरी बच्चों। ये एक काम करते हैं, तुम लोग समझ लो, ये गलतियां हो जाती है, बड़े बड़ों से हो जाती है, तुम तो ये बच्चे ही तो हमारे। ये बेटा ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ काटो इसको ना, ऑप्शन नंबर बी तो कर दो लिपिड, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी कर दो ए एंड बी बोथ। तो आंसर आएगा ए एंड बी बोथ, प्रोटीन भी होता है लिपिड भी होता है, और आंसर आएगा ए एंड बी बोथ। ये गलती हो गई यार, ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं देखा, माफी चाहते हैं, माफी, मुआफी चाहते हैं, मुआफी बेटा। चलो समझ में आ गया क्या? अब क्वेश्चन बच रहे हैं क्या? और मुझे लग नहीं रहा हो गया, दिखता है। अच्छा क्वेश्चन है भी, चलो। द फंडामेंटल यूनिट इन द लिविंग मैटर इज नोन एज, जीवित पदार्थ मूल इकाई को क्या कहते हैं यार? ये तो मतलब क्वेश्चन डालने वाली बात ही नहीं थी यार, ये क्यों डाल दिया? हो जाती है गलतियां, गलत क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन तो 10-20-30 में भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। अरे ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया? कोशिका जीवन का आधार है, कोशिका मूलभूत इकाई है, और इस क्वेश्चन को कोई करने का मतलब नहीं था, गलती डला हुआ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, दूसरे सर ने बनाए तो हो सकता है कि छोटे क्वेश्चन इजी भी डाल दिए, टफ भी डाल दिए, मिक्स क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं। सारे टफ ले लेंगे ना तो फिर काम नहीं चलेगा, 2-2 क्वेश्चन टफ डालने पड़ते हैं, वरना बच्चे बोलेंगे ये तो मास्टर गलत पढ़ा रहा है, ज्यादा हेवी भी नहीं झेल पाते बच्चे। तो यूट्यूब पर मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, जिन पर कमेंट में आंसर आना चाहिए। अगर आंसर मेरे पास 50 से ज्यादा आया तो अगला सेशन है, अदरवाइज सेशन नहीं होगा, खत्म, मेरे को क्या फायदा।
तुम्हारा फायदा हो रहा है, इसमें ध्यान रखो, फायदा उठाओ। चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन फिर से, और स्वागत है आप लोगों का एनएचएम की राजस्थान वैकेंसी में ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पर पे। सारे फैकल्टीज पढ़ा रही हैं लगभग, बहुत सारी फैकल्टीज है जो आपका ख्याल रखेंगी, बहुत सारी फैकल्टी जो ऑनलाइन भी ख्याल रखेंगे आपका। ऑफलाइन में तूफानी टीचर पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, घबराने की जरूरत नहीं है। मकर संक्रांति आने वाली है, अच्छे से खा पी लो, और सूर्य जो है अपनी वक्र दिशा में आने वाला है, मतलब कि धूप बढ़ने वाली, कहते हैं ना मकर संक्रांति के बाद धूप बढ़ना चालू हो जाती है, तो समय आ चुका है मेहनत करने का, सर्दियां खत्म हो चुकी हैं, अच्छे से मेहनत करनी है। और कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि बैठे बैठे पास हो जाएंगे, बहुत इजी पेपर आएगा सर एनएचएम का, तो अरे भाई एनएचएम तैयारी नहीं करवा रहे हैं, एम्स में भी यही आने वाला है। अगर एक बार तैयारी एक बार ही होती है, ऐसे थोड़ी बार फिर दोबारा एम्स की तैयारी अलग करने बैठोगे। तुम एनएचएम की करो, एमसी करो, आरआरबी करो, एसआईसी करो, पीजीआई करो, रोहतक करो, चंडीगढ़ करो, जो करना वो करो, ये पढ़ लो बस काम हो जाएगा। एक वैकेंसी पढ़ने थोड़ी आए हो तुम लोग, बार बार फिर से आप कोई वैकेंसी एक लिया फिर भाग रहे हो बैग लेके। एक बार ही होती तैयारी, बार बार तो मस्तियां होती है। मस्ती नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, रिजल्ट लेना है। और जितने भी लोग हैं मेरे ठेके पे काम करने वाले या ठेके पे नहीं लगने वाले या प्राइवेट में लग रहे हैं, 10-20%, 30% घोड़े दौड़ा रहे हैं अपने, और सब पिछवाड़ा लाल हो चुका है, जो ऊपर भागते भागते कलेक्शन सेंटर काम करते करते। मजाक नहीं है, सच्चाई है तुम्हारे। देखो आने वाला टाइम वरना ऐसा होगा, तुम लोग बाइक पे बैठोगे पीछे, जांच करा ले, जांच करा ले, ये नहीं, ये समय आ सकता है आने वाले टाइम का, बड़ी बात नहीं है लैब टेक्नीशियन का, खून की जांच करा ले, मूत्र की जांच करा ले, वो दौर आने वाला है, उससे पहले नौकरी लग जाओ। भीड़ भयंकर आ रही है, और राजस्थान की भीड़ तो है ही है, बाहर की बताने की जरूरत नहीं है, पिछली भर्ती देख लो। ज्यादा ज्ञान मैं दूंगा नहीं है, क्योंकि मेरी यूट्यूब वीडियो को सब लोग देखते हैं आउट ऑफ इंडिया वाले बच्चे भी मैंने पढ़ाए हैं, नेपाल तक के बच्चे पढ़ाए हैं, तो वो उनको समझ में नहीं आएगी चीजें। बाकी मैं इतना ही बोलूंगा, राजस्थान के वासी हूँ तो राजस्थान वालों के लिए पहले सर्वप्रथम मेरा धर्म राजस्थान के बच्चों को पढ़ाना है, फिर दूसरे स्टेट वालों को पढ़ाना है, फिर देश के बच्चों को पढ़ाना है, फिर बाहर वालों को पढ़ाना है, टीचर काम तो पढ़ाना है। जितने अब जैसे कल बच्चों ने, अभी किरण करके एक लड़की, उसने एमपी ग्रुप 5 का एडमिशन लिया, सर की इतना पढ़ने से ये हो जाएगा, तो मेरे रिकॉर्डेड वीडियो है बेटा, है ना। तुम लोगों का एमपी लेवल में तो मेरे जो फर्स्ट सेकेंडरी बच्चे है ना, इतना ही लेवल आएगा, ज्यादा नहीं आएगा तुम्हारे, तो तुम्हारे एमपी में तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें तो फालतू पढ़ाते हैं ये फालतू के यूट्यूबर ज्यादा, है ना। चलो थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहो, फोकस करना है पढ़ाई पे। लगभग 1.25 घंटे क्लास हो चुकी है, अब विदा लेने का समय आ चुका है। थैंक यू।